कह रहा है कि विषय वर्गीकरण को हम लोग देखें अगर, तो विषय वर्गीकरण जो है वह बहुत ही साधारण तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन यह भी बहुत ही प्रचलित था। उससे पहले यह काम करता था जिस समय हम लोगों के पास डीडीसी भी नहीं आया था। ध्यान में रखना है, डीडीसी के दौरान भी आपको ध्यान में रखना है, डीडीसी आया था, यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि डीडीसी को जो नहीं मानना चाहता था, ध्यान में रखना है, वह मामूली तौर पर जो यूज किया करते थे उसे कहता था विषय क्लासिफिकेशन, और ये इजी के लिए इसको यूज करते थे, आसान हो क्लासिफिकेशन में, वह बातें आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना है कि विषय वर्गीकरण यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एक प्रारंभिक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है जो जेडी ब्राउन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। नाम याद रखना है, विषय क्लासिफिकेशन के लिए जेडी ब्राउन का नाम याद रखना है। इन्होंने 1906 ईस्वी में विषय वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो याद करना है, जेडी ब्राउन 1906 ईस्वी में इसकी विकास होती है, डेवलप करता है जेडी ब्राउन विषय वर्गीकरण, बिल्कुल आपको याद पहले कर लेना है। ध्यान में रखना है, यह वर्गीकरण किस लिए था, तो इसका उद्देश्य जानना है, पुस्तकालय की सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से विषयों के नाम के अनुसार वर्गीकरण करना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ध्यान में रखना है। जब सारा क्लासिफिकेशन हमारा एक नए लेवल का है, उस दौरान ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन क्यों और कैसे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ध्यान में रखना है, विषयों के नाम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से क्लासिफिकेशन यूज किए जाते हैं, तो आपका एक ऑप्शन विषय क्लासिफिकेशन भी यानी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी होगा। ध्यान में रखना है, जिसमें उपयोगकर्ता किताबों के विषयों को तुरंत पता चल सके, इसीलिए यूज करते हैं। ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव वाज, इसका मेन उद्देश्य था क्लासिफाई बुक एंड मटेरियल, याद रखना है, डायरेक्टली बाय देयर सब्जेक्ट आपका आंसर होगा, डायरेक्टली बाय सब्जेक्ट हेडिंग आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान में रखना है, यह प्रणाली जो था विषय वर्गीकरण की प्रणाली, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, यह विशेष रूप से ब्रिटेन के सार्वजनिक पुस्तकालयों में यूज होते थे। ध्यान में रखना है, क्या याद रखना है आपको, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए ब्रिटेन नाम याद रखिए, और सार्वजनिक पुस्तकालय की बात कीजिए तो याद रखना है विषय क्लासिफिकेशन आपका सही जवाब होगा। ध्यान में रखना है, इसको पब्लिक लाइब्रेरी यानी विषय सब्जेक्ट में विश्व पुस्तकालय में इसका उपयोग किया जाता था। यह बहुत ही सरल और गैर तकनीकी यानी इसमें कोई टेक्नोलॉजी की यूज नहीं की जाती थी, और पाठक के अनुकूल यह विषय पर आधारित था जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते थे, और ओपन एक्सेस के उद्देश्य के लिए इसको आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते थे। कोई दिक्कत है, हम लोगों ने अलग अलग वर्गीकरण को अच्छे से समझा है, तो इसे क्यों छोड़ दें, इसके विकास का क्रम और इसका उद्देश्य को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान में रखना है, विषय वर्गीकरण प्रणाली का विकास सन 1906 ईस्वी में जेडी ब्राउन द्वारा किया गया। यह प्रणाली विशेष रूप से ब्रिटेन के सार्वजनिक पुस्तकालयों में यूज किया गया। इसका उद्देश्य पुस्तकालय की सामग्री को सीधे उनके विषय के अनुसार वर्गीकरण, विषय बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपका बिल्कुल सही जवाब और कॉन्सेप्ट होगा। यह प्रणाली जटिल कोडिंग या फिर दशमलव संख्या के बिना वर्गीकरण प्रदान करता है। तो ध्यान में रखना है, वह कौन सी क्लासिफिकेशन है जो कि बिना दशमलव, बिना कोई कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का उपयुक्त होता है, विषय के नाम के आधार पर। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर, तो ध्यान में रखना है, आपका आंसर होगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, SC विषय वर्गीकरण, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा।
ध्यान में रखना है। उसके साथ ही जानना है पाठक बिना किसी टेक्नोलॉजी के ज्ञान के, यानी जब उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज ना हो तो सिर्फ और सिर्फ विषय के आधार पर पुस्तकों को चयन कर सकता है, क्योंकि विषय क्लासिफिकेशन जो है, विषय वर्गीकरण जो है, वह आसानी से एक्सेस करने के लिए ही ब्रिटेन में चलाया जाता था। ध्यान में रखना है ना। अब बहुत कुछ आ गया है, इसीलिए अब तो अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, लेकिन ओरिजिन आपको ब्रिटेन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बिल्कुल ध्यान में रखना है। हर पुस्तक को उसके विषय के साथ साथ शीर्षक के नाम से वर्गीकृत किया जाता था। यह भी बातें आपको नोट कर लेना चाहिए। सभी को नमस्कार। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी को दिल से आभार कि आप हमारे टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज करते हैं। आपको आज से टाइम टेबल मिल गया है और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपका टाइम टेबल एकदम अब टाइम पर शुरू हो जाए क्लास, क्योंकि हमने अब हार्डवेयर का जो प्रॉब्लम हमारे साथ होता था, थोड़ा लैगिंग का प्रॉब्लम, हमने उसे सॉर्ट आउट निश्चित तौर पर कर लिया है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन पुस्तकालयों के लिए उपयोगी थे जहां पर आपको प्रशिक्षित लाइब्रेरियन उपलब्ध नहीं होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहां पर प्रशिक्षित यानी आपको ट्रेंड लाइब्रेरियन या फिर स्टाफ की उपलब्धता ना हो, उस लाइब्रेरी में साधारण तौर पर कौन सा क्लासिफिकेशन यूज किया जाना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है वो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, तो ध्यान में रखना है यह सिर्फ ब्रिटेन में प्रचलित है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है ब्रिटेन के लिए आपका ये कौन क्वेश्चन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, यह प्रणाली विशेष रूप से गैर तकनीकी जन सामान्य उपयोगकर्ता के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है और यह पुस्तकालय विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जहां पर कि सब कुछ सरल तरीके से उपलब्ध कराया जाता है। पुस्तकालय सामग्रियां ध्यान में रखना है। अगर हम लोग की फैक्ट की बात करें तो आपको दो चार बातें बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना होगा। पहली बात है कि इसके विकासकर्ता सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का डेवलपर कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो जे.डी. ब्राउन, नाम याद रखना है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मींस जे.डी. ब्राउन। 1906 ईस्वी, आपको ईस्वी भी याद रखना है। और यह यूनाइटेड किंगडम, ध्यान में रखना है, यूके में चलने वाला है। और यह प्रणाली इन्यूमेरेटिव, यानी आपको ध्यान में रखना है यह नंबर पर आधारित है। विषयों के लिए नंबर दिए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और यह जनपद पुस्तकालय में यूज होता है। जनपद पुस्तकालय दैट इज सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी, आपका बिल्कुल सही नॉलेज होगा। ध्यान में रखना है यहां पर विषय और शीर्षक पर आधारित यह होता है, सब्जेक्ट हेडिंग बेस्ड, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इसको कंपेयर अगर कर लें किससे, तो याद रखना है डीडीसी और सीसी, जो पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, उससे अगर कंपेयर करें तो ध्यान में रखना है डीडीसी डेसिमल पर, सीसी याद रखना है एनालिटिक और सिंथेटिक पर, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन न्यूमेरेटिव पर यानी नंबर पर डिपेंड करता है। यह सब्जेक्ट हेडिंग को बतलाता है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन डीडीसी जो है वह नंबर में 000 से 999 तक वर्क करता है। और आपको ध्यान में रखना है कि और ये सीसी जो है वह तो कॉलन का नोटेशन से वर्क करता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है, जबकि डीडीसी जनरल लाइब्रेरी और सीसी जो है वह एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए आपको याद रखना होगा। इसकी
जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करना चाहें तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बहुत 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 सरल है और डीडीसी मीडियम लेवल का है, जबकि सीसी जो है आपको कल ही पढ़ाए थे यह एक कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी चूंकि यह बहुत ही संक्षिप्त है और सरल है तो इसका लिमिटेशन भी होगा, सीमाएं भी होंगी, इसका बिल्कुल ध्यान में रखना है। जटिल और गहन विषयों के लिए यह अनुपयुक्त है, ध्यान में रखना है। अगर कोई जटिल विषय जिसके बहुत सारे शाखाएं होते हैं, बहुत सारे उसके प्रकार होंगे उस बुक का, तो वहां पर आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपको मानकीकरण का यहाँ पर अभाव है। यह एक क्या है जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन का यूज नहीं किया गया है, इसके कोई मानक नहीं है। यही नहीं, यह स्वचालन और कंप्यूटर प्रणाली में भी इसका यूज नहीं किया जा सकता है और उप विषयों के लिए भी स्पष्ट वर्गीकरण यहाँ पर नहीं हो पाती है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर बुक का टाइटल अगर इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी है तो उसे वर्ग फिलॉसफी में रखा गया है, अगर कोई लॉ है तो लॉ ही उसका क्या है, कोडिंग है। अगर कोई बॉटनी के बिगिनर्स है तो उसके लिए बॉटनी ही यूज कर लिया गया है, यानी विषयों के नाम ही यहाँ पर यूज कर लिए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, लॉ, रिलीजियन, फिलॉसफी, लिटरेचर, याद रखना है साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, इस तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर ओनली सब्जेक्ट हेडिंग से ही काम चल जाता है। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। चूंकि आपके ऑप्शन में किसी भी वर्गीकरण को दे सकता है, इसीलिए सब के बारे में आपके पास नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है।